सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज फाइनली हमारा लीनियर इक्वेशंस खत्म हो चुका था और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं यूक्लिड ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th का। और धीरे धीरे हम सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। पूरी ज्योमेट्री हमने कवर कर दी, उसके बाद पॉलिनोमियल्स हमने कवर कर लिया, लीनियर इक्वेशंस कवर कर लिया। कुछ बच्चे मेरे से पूछे तो भैया आपने नंबर सिस्टम क्यों नहीं अपलोड किया। भाई उसमें भी चल रही है प्रोसेसिंग, धीरे धीरे आ जाएंगे सारे चैप्टर्स, ठीक है ना। आज हम यूक्लिड ज्योमेट्री खत्म करने वाले हैं, एक ही एक्सरसाइज है, आज ही स्टार्ट करेंगे और आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चंस है ना वो बेसिक है, मतलब उसमें तुम्हारे से एक तरीके से तुम्हारी जनरल नॉलेज इंक्रीज होगी, ठीक है। और कभी कभी पेपर में आ भी जाते हैं, तो इस वजह से ध्यान से समझ लेना क्या पूछ रखा है उसने। हमें उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तुम्हें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। साथ में जो भी तुम्हारा आंसर है, चाहे वो ट्रू है चाहे वो फॉल्स है, तुम्हें अपने आंसर का रीजन भी देना है कि भाई तुम्हारे हिसाब से अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो वो क्यों है, अगर तुम्हारे हिसाब से कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो क्यों है। समझ में आ रही है। पहला पार्ट देखो, पहले पार्ट में हमें बोला है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। जरा खुद सोचना, जरा देखो, मान लो ये एक पॉइंट बनाया मैंने और इसे नेम दे दिया पी। मुझे एक चीज बताओ, तुम इससे कितनी लाइंस पास कर सकते हो। भैया इससे तो हम कितनी भी लाइंस पास कर सकते हैं। देखो, एक ये लाइन हो गई, 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 ऐसे ऐसे करके हम तो इससे इनफाइनाइटली बहुत सारी लाइंस पास करा सकते हैं। तो पर ये तो कह रहा है कि ओनली वन लाइन, तो इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या है ये, फॉल्स स्टेटमेंट। और रीजन हम क्या लिखेंगे, बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। और ये हमने यहाँ पे चित्र के डायग्राम के थ्रू समझा भी दिया है। समझ में आ रही है ना, मतलब मैं चित्र बोलता हूँ, आदत है। देखो सेकंड पार्ट ध्यान से देखना, वो कह रहा है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर मैं दुनिया में कोई दो अलग अलग पॉइंट बना दूं, मान लो एक ये बना दिया और एक यहां बना दिया, तो इन दोनों को जोड़ने वाली कितनी लाइंस होंगी भैया। इन दोनों जोड़ने वाली तो एक ही लाइन होगी भैया, और वो ऐसे कुछ ऐसे बनेगी, हाँ। पर ये कितनी कह रहा है, ये तो इनफाइनाइट कह रहा है, यानी कि अब भी ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। समझ में आ रही है क्यों, क्योंकि ये यूक्लिड के पोस्टुलेट में खुद, मतलब इसमें हम अपनी नॉलेज नहीं झाड़ देंगे, ठीक है ना। ये यूक्लिड के पोस्टुलेट में खुद मेंशन करा गया है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। समझ में आ रही है। तो हमने सीधा यूक्लिड का पोस्टुलेट यूज कर लिया कि भाई यूक्लिड ने खुद बोला है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक ही लाइन पास कर सकती है, इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, थर्ड, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। टर्मिनेटेड लाइन भैया समझ नहीं आया। देखो जरा, मान लो एक लाइन बना के दे दी मैंने तुम्हें ए बी, एक लाइन बना के दे दी मैंने तुम्हें ए बी। मुझे एक चीज बताओ, वो ये कह रहा है कि ये जो लाइन है ना, क्या मैं इसे दोनों तरफ से ऐसे आगे निकाल सकता हूं क्या, इधर से भी और इधर से भी। हाँ भैया निकाल सकते हैं, स्केल तो हमारे पास है ही, आगे प्रोड्यूस कर देंगे, जितनी चाहे मर्जी कर देंगे। और ये भी यही कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि एक टर्मिनेटेड लाइन को हम दोनों तरफ से इनडेफिनेटली कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यानी कि अब की बार तो ट्रू कह रहा है। और भैया लेकिन इसका रीजन क्या लिखूं, इसका रीजन तुम्हें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इसका रीजन यूक्लिड ने खुद अपने पोस्टुलेट नंबर 2 में बताया है, ठीक है। तो हमने बस वही लिखा है कि यूक्लिड के पोस्टुलेट नंबर 2 के हिसाब से एक टर्मिनेटेड लाइन को हम इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। फोर्थ पार्ट ध्यान से समझना, थोड़ा सा टेढ़ा है। देखो, वो कह रहा है कि इफ टू सर्कल्स आर इक्वल। पहली बात तो भैया ये दो सर्कल इक्वल कब से होने लग गए, और इक्वल मतलब दो सर्कल इक्वल, भैया कुछ समझ सा नहीं आ रहा, समझाओ थोड़ा सा। देखो ध्यान से सुनना, मान लो ये दो कॉपीज है, समझ में आ रही है, ये एक ब्राउन कलर की कॉपी और ये नाम तो नहीं लिखा ना, हाँ, ये एक ब्राउन कलर की कॉपी और ये एक मान लो येलो कलर की कॉपी। समझ में आ रहा है। अगर मैं इन कॉपी को एक के ऊपर एक ऐसे रख दूं, ठीक है, व्हाइट कलर, अब येलो कलर की कॉपी नीचे है, ब्राउन कलर की कॉपी ऊपर है, मैं ऊपर से ऐसे देख रहा हूं, तो क्या मुझे ये वाली कॉपी येलो कलर की कॉपी दिखाई देगी, नहीं। तुम ऐसे देखो, ये देखो, क्या तुम्हें येलो कलर की कॉपी दिख रही है, भैया नहीं दिख रही। अच्छा अब बताना जरा, क्या अब तुम्हें ब्राउन कलर की कॉपी दिख रही है, भैया नहीं दिख रही। तो इसे बोलते हैं कि ये जो दोनों कॉपीज है ये कोइंसाइड कर रही है। क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, हमने क्या लिखा है, पहले तो अभी आगे पढ़ लो, अभी देखो जरा, हमने लिखा है कि अगर हम इफ वी सुपर इम्पोज द रीजन बाउंडेड बाय वन सर्कल ऑन अनदर। सिंपल कह रहा है कि अगर हम, जैसे हमने दो कॉपी को एक के ऊपर एक रख के देखा है, ऐसे ही अगर हम दो सर्कल्स को एक के ऊपर एक रख के देखें तो वो कोइंसाइड कर जाएंगे, जैसे मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। और अगर वो कोइंसाइड कर गए तो
सॉरी, अगर वो कोइंसाइड कर गए तो हम बोलते हैं कि भाई वो दोनों इक्वल हैं। समझ में आ रही है? इसका ही मतलब है कि अगर ये दोनों कॉपीज कोइंसाइड कर रही है ना, तो इसका ही मतलब है कि इस कॉपी की जो लेंथ है वो सेम है इस कॉपी की लेंथ के, और इस कॉपी की जो ब्रेथ है वो सेम है इस कॉपी की ब्रेथ के। समझ में आ रही है? ऐसे ही अगर दो सर्कल्स कोइंसाइड कर रहे हैं तो उनका रेडियस भी क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि वो भी कोइंसाइड करेगा। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारे की क्या है, ट्रू है। ये थोड़ा सा कम समझ में आती है बच्चों को, ठीक है, बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, एक मिनट, हाँ जी देखो, ये तो बहुत ही आसान है। वो कह रहा है कि भाई तीन लाइंस बना के दी है उसने, हमें ध्यान से देखना। वो कह रहा है कि जो ए बी है, जो ये ए बी है ये इक्वल है पी क्यू के, जो ए बी है वो इक्वल है पी क्यू के, साथ में कह रहा है कि जो पी क्यू है वो इक्वल है एक्स वाई के। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, एक्स वाई इक्वल टू पी क्यू? देखो जरा, मुझे एक चीज बताओ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 क्या मैं ये बोल दूं कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, भाई ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, एक्स वाई भी किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। इसका ही मतलब है ए बी और एक्स वाई क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्यों? क्योंकि ये यूक्लिड ने अपने एक्सियम नंबर 1 में बोला है कि जो चीजें सेम थिंग के इक्वल होती है, मतलब जो चीजें सेम चीजों के इक्वल होती हैं, जो अलग अलग चीजें ए बी और एक्स वाई अलग अलग चीजें सेम चीजों के इक्वल है, किसके इक्वल है, दोनों पी क्यू के इक्वल है, तो वो जो ए बी और एक्स वाई है वो आपस में भी इक्वल होगा। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई है? तो हाँ, और वो भी यही कह रहा है, देखो ठीक है ना, वो भी यही कह रहा है, तो स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। और क्यों हुई है? क्योंकि एग्जाम नंबर 1 से हमने ये चीज इजिली प्रूव कर सकते हैं। समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ना कुछ डेफिनेशन है, बेसिक सी डेफिनेशन है, ठीक है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। इस चैप्टर में जो लास्ट के 4 क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग के हम बेसिक क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी देखो। सबसे पहले देखा है पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन बतानी है। देखो कह रहा है कि सभी की तुम्हें डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद अगर उन डेफिनेशन में कोई एक ऐसी टर्म है जो तुम्हें लगता है कि पहले से बतानी जरूरी है, मान लो पैरेलल लाइंस है, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं कि भाई पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, लेकिन पैरेलल लाइंस पढ़ाने से पहले तो मुझे ये पढ़ाना चाहिए ना कि लाइंस क्या होती हैं। समझ पाए? ठीक है, तो ऐसे ही वो मेरे से पूछ रहा है कि आप पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन बताओ, उसमें अगर कोई पहले से अनडिफाइंड टर्म है जो तुम्हें लगता है कि पहले से बतानी चाहिए थी, तो वो भी बताओ। समझ आई? ठीक है, देखो जरा पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन। दो लाइंस पैरेलल कब कहलाएंगी? अगर वो हमेशा एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे रहें, अगर मैं उन्हें आगे इंडेफिनिटली प्रोड्यूस करूं। कैसे, जरा समझो। मान लो ये दो लाइंस हैं, मैं इन्हें पैरेलल कब कहूंगा? मैं इन्हें पैरेलल तब कहूंगा जब मैं इन्हें अगर इधर प्रोड्यूस करूं तब भी ये उतनी ही डिस्टेंस पर रहें जितने पहले थी, और अगर मैं इन्हें इधर प्रोड्यूस करूं तब भी ये उतनी डिस्टेंस पर रहें जितनी पहले थी। समझ में आई? दो लाइंस को अगर मैं आगे या पीछे प्रोड्यूस करूं तो जितनी डिस्टेंस पे वो पहले थी उतनी ही डिस्टेंस पे आगे भी रहनी चाहिए और पीछे भी रहनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। समझ में आई? अच्छा, अब पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन में एक वर्ड आया था लाइन, जिसे मुझे लगता है कि बच्चे को पहले से बताना चाहिए था कि पहले लाइन क्या होती है, उसके बाद बताना चाहिए था कि पैरेलल लाइंस क्या होती है, ठीक है ना। तो लाइन क्या होती है? लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। समझ में आ रही है? सिंपल सी चीजें देखो, परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है? मान लो दो लाइंस कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करने लग जाए और ये बीच में जो एंगल है ये 90 डिग्री का बन जाए, तो उन्हें बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। अब इसमें अनडिफाइंड टर्म कौन सी हो गई? पहली तो वही कि भाई लाइन, ठीक है। दूसरी चीज ये राइट एंगल क्या होता है? ठीक है, तो राइट एंगल एन एंगल विच मेजर्स एग्जैक्टली 90 डिग्री, जिस एंगल की वैल्यू एग्जैक्टली 90 हो उसे क्या बोलेंगे? राइट एंगल बोलेंगे। समझ में आ रही है? लाइन सेगमेंट, अब ये बहुत बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि भाई लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या फर्क है। भाई लाइन एक इनडेफिनेट प्रोड्यूस कर सकते हो, तो मतलब लाइन एक ऐसी चीज है जिसे तुम इनडेफिनेटली दोनों तरफ से प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन लाइन का बीच का एक हिस्सा काट दिया मैंने, इसको नेम दे दिया ए बी, ये लिख लिया यहाँ पे देखो, लाइन का बीच का एक हिस्सा काट दिया ए बी, इसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट, जिसे मैं इनडेफिनेटली प्रोड्यूस नहीं कर सकता, दैट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली। समझ में आ रही है चीज? लाइन का छोटा सा हिस्सा निकाल लिया, मान लो ये स्केल है, ये स्केल है, स्केल को ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया, बीच का एक हिस्सा निकाल लिया, तो उसे क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसमें अनडिफाइंड टर्म क्या है? फिर से वही लाइन। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि भाई सर्कल का रेडियस डिफाइन कर दो। सर्कल का रेडियस डिफाइन कर दो, ध्यान से देखना सर्कल का रेडियस क्या होता है। अगर मैं मान लो यहाँ पे एक सर्कल बनाऊं, तो सर्कल का रेडियस होता है सेंटर से लेके बाहर सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो ये ले लिया, तो सेंटर से लेके उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलता है, उसे बोलते हैं रेडियस। तो हम लिखेंगे इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या चीज समझ आई? अब इसमें अनडिफाइंड टर्म क्या क्या है? पहली चीज तो भैया कि ये सर्कल क्या होता है। अब सर्कल क्या होता है जरा ध्यान से समझना, सर्कल में तुम्हें थोड़ा सा अलग तरीके से समझा रहा हूं। मान लो एक ये पॉइंट है, ये ना पॉइंट फिक्स है, ठीक है, ये पॉइंट फिक्स है, इसे तुम चेंज नहीं कर सकते, हिला नहीं सकते, मैंने इसे फिक्स कर दिया। अब मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि तुम्हें इससे 5 सेंटीमीटर दूर तुम्हें यहाँ पे खड़ा कर दिया जाए, ठीक है, तो ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे, या फिर तुम इसे एक ही पॉइंट मान लो पी, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, इस पॉइंट पी को मैंने क्या किया, मैंने पहली बात तो इसे पी पॉइंट को एक रस्सी से बांध दिया 5 सेंटीमीटर दूर एक फिक्स पॉइंट से जिसका नाम है ओ। समझ में आ रही है? और अब इस पी पॉइंट को मैंने कहा कि भाई तुझे जहां मर्जी तू वहां घूम ले। अब जो ये पी पॉइंट अपना रास्ता चलेगा, उस रास्ते को अगर मैं मेजर करूं, अगर मैं ड्रॉ करूं, तो एक सर्कल निकल के आएगा। समझ में आ रही है? ये डेफिनेशन क्लास 11th की है और यही एक प्रॉपर डेफिनेशन है सर्कल की। क्या लिखेंगे? जो ये पी पॉइंट रास्ता चल के आया, इस रास्ते को मैथमेटिक्स में बोलते हैं लोकस। अरे भैया ये क्या है लोकस? क्या है भैया? भाई सुनो, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, वो सभी पॉइंट्स जो हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस पे रहेंगे। कितने डिस्टेंस पे रहेंगे? 5 सेंटीमीटर पे रहेंगे, जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें, ठीक है ना। कहां से? एक फिक्स पॉइंट से, जहां से उनकी रस्सी बांध रखी है वहां से, ठीक है, एक फिक्स डिस्टेंस पे रहेंगे। उन सभी पॉइंट्स का जो रास्ता होगा उसे क्या बोलेंगे? सर्कल। समझ में आई? और इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंटर। ठीक है, तो सेंटर भी डिफाइन हो गया, सर्कल भी डिफाइन हो गया। सरकमफेरेंस क्या होती है कि भाई ये जो रास्ता था इसकी लेंथ कितनी है मेजर करके बता दो, तो वो सरकमफेरेंस हो गई हमारी। सिंपल है, ठीक है। नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो एक बार ट्राई करना वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखने का, क्योंकि जो मैं तुम्हें चीजें समझा रहा हूँ ये तुम्हें कहीं और नहीं मिलने वाली, इस बात की मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि इस लेवल का मैं तुम्हें क्वालिटी दे रहा हूँ इसमें। यूक्लिड ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसे टीचर्स उड़ा देते हैं बस एक दो क्वेश्चंस करा के, ठीक है। मैं तुम्हें सारे क्वेश्चंस डीपली समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, साथ में चारों एंगल राइट एंगल होता है, मतलब चारों एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए। समझ में आ रही है? अनडिफाइंड टर्म क्या है इसमें कि भैया आपने ना राइट एंगल नहीं बताया, तो बता देंगे भाई, दोबारा बता देंगे। राइट एंगल क्या होता है? जिसकी वैल्यू कितनी हो? 90 डिग्री हो। क्या चीज समझ आ गई? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि हम आपको दो पोस्टुलेट्स दे रहे हैं, पहला और ये दूसरा। सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या इन पोस्टुलेट्स में अनडिफाइंड टर्म्स है या नहीं, बताना जरा। देखो पोस्टुलेट नंबर 1 में अगर तुम्हें दिख रहा होगा कि एक पॉइंट, पॉइंट एक अनडिफाइंड टर्म है, पॉइंट क्या होता है, ठीक है। दूसरी चीज तुम एक चीज देख पा रहे होंगे, पोस्टुलेट नंबर 2 में एक दिख रहा है तुम्हें लाइन। तो ये दो चीजें मुझे दिखाई दी है कि हाँ ये अनडिफाइंड हो सकती है, तो मैंने लिखा है कि देयर आर सेवरल अनडिफाइंड टर्म्स विच, यहाँ पे कर लेना विच नीड्स टू बी डिफाइंड, विच नीड्स टू बी डिफाइंड सच एज लाइन और पॉइंट। समझ में आ गया? पहले पार्ट का आंसर समझ में आया। अब वो मुझे कह रहा है कि आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। अब भैया ये कंसिस्टेंट क्या है? भाई वो कहना चाह रहा है कि जो दोनों पोस्टुलेट्स हैं, क्या एक के ट्रू या फॉल्स होने से दूसरे पे फर्क पड़ रहा है क्या? मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारा रिजल्ट खराब आया तो किस पे फर्क पड़ेगा? मेरे पे नहीं, तुम्हारी फैमिली पे। तो तुम अपनी फैमिली, तुम्हारी फैमिली जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे रिजल्ट खराब आने से तुम्हारी फैमिली पे इफेक्ट आया, ठीक है। लेकिन तुम और मैं कंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे रिजल्ट आने से वैसे तो मेरे पे फर्क पड़ेगा क्योंकि तुम मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है। बट वैसे देखा जाए, चलो तुम्हारे फ्रेंड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तुम्हारा रिजल्ट आने से क्या तुम्हारे फ्रेंड को फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ने का। तो तुम और तुम्हारा फ्रेंड का जो पेयर है वो क्या है? इनकंसिस्टेंट। क्या समझ में आ रही है? ऐसे ही इन दो पोस्टुलेट्स की अगर बात करी जाए, तो इन दो पोस्टुलेट्स में अगर पहले वाला ट्रू हो या फॉल्स हो, उसके ट्रू या फॉल्स होने से सेकंड वाले पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? चलो चेक कर लेते हैं। देखो भाई पहले वाला पोस्टुलेट कह रहा है कि भाई दो अलग अलग पॉइंट्स लो, डिस्टिंक्ट, मैंने ले लिए, ये ले लिए,
ए और बी। वो कह रहा है कि जैसे ही तुम दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लोगे ना, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं कोई भी एक पॉइंट ऐसा होगा जिसे तुम बना सकते हो। हम कह रहे हैं हाँ जी लो बना दिया। एक क्या तुम एक की बात कर रहे हो, मैं तो बहुत सारे बना दूंगा लो जी। ठीक है, पर वो हम अपनी नॉलेज नहीं झाड़ेंगे, वो एक कह रहा है तो हम एक ही बनाएंगे। ठीक है, तो क्या ये चीज तुम्हें समझ में आ रही है? तो वो यही कह रहा है कि जब भी तुम दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ले रहे हो ना, तो उनके बीच में हमेशा एक पॉइंट लाए करेगा ही करेगा, जिसका उसने नाम रख दिया सी। हम कह रहे हैं हाँ जी सही कह रहे हो आप। ठीक है, सेकेंड पार्ट वो कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स विच आर नॉट ऑन द सेम लाइन। अगर मैं, वो कह रहा है कि कम से कम 3 पॉइंट्स होने चाहिए जो एक ही लाइन पे लाए ना कर रहे हो। समझ में आ रहा है? जैसे समझना मेरी बात, मान लो मैंने तुम्हें 2 पॉइंट दे दिए, मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं तुम्हारे से पूछने लगूं कि क्या ये जो बी पॉइंट है, ये ए बी जो लाइन है उस पे हमेशा लाए करेगा? तुम कहोगे हाँ भैया, क्यों? क्योंकि हमने तो लाइन जो है वो बनाई ही ए और बी को ज्वाइन करके है। समझ में आ रही है? तो अब मेरे को एक तीसरा पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने, मान लो सी। अब ये डिपेंड करेगा कि क्या जो पॉइंट सी है वो ए बी पे लाए करे या ना करे, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। तो वो वही कह रहा है कि तुम्हें ये चीज चेक करने के लिए कि कोई पॉइंट ए बी पे लाए कर रहा है या नहीं कर रहा, इसके लिए तुम्हें एटलीस्ट 3 पॉइंट तो चाहिए, दो से नहीं काम चलेगा। समझ में आ रही है? तो हाँ भाई ये भी ठीक है। ठीक है, लेकिन क्या दोनों पोस्टुलेट्स का आपस में कोई लिंक है? नहीं। समझ में आया है? तो हम यही बोलेंगे कि भाई ये जो दो पोस्टुलेट्स हैं ये कंसिस्टेंट है, आपस में कुछ फर्क नहीं पड़ता इनको, जैसे तुम्हारे रिजल्ट आने पे तुम्हारे दोस्त को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दे डील विद टू डिफरेंट सिचुएशंस। समझ में आ रही है? तुम्हारा रिजल्ट खराब आए कुछ भी आए, तुम्हारे दोस्त को कुछ फर्क नहीं पड़ने का। ठीक है, तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का जो पेयर है वो क्या है? कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही, अभी पोस्टुलेट्स की बात कर रहा हूँ, ये दोनों ही अलग अलग सिचुएशन को बता रहे हैं। ठीक है, इस वजह से पोस्टुलेट नंबर, अब वो हमने पूरा डिस्क्राइब कर रखा है भाई किस तरीके से। ठीक है, अच्छा लास्ट में उसने हमारे से ये पूछ लिया कि क्या ये जो दो पोस्टुलेट हैं ये यूक्लिड के पोस्टुलेट से निकाल के लाए हो क्या आप? मैंने कहा भाई नहीं, यूक्लिड के पोस्टुलेट से तो कोई लेना देना नहीं है इनका। ठीक है, क्या ये 3 क्वेश्चन तुम्हें समझ में आए? ठीक है, अब हमारे बचे हैं 4 क्वेश्चंस जो इस एक्सरसाइज के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एक 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ मैं, इतने तुम नोट कर लो। ठीक है, इतने तुम नोट कर लो और मैं फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जरा स्टार्ट कर रहे हैं हम, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो इसमें हम फिगर बना लेते हैं। फिगर हमें कुछ खास नहीं दे रखी है, कह रखा है कि एक लाइन है ए बी जिसके बीच में एक पॉइंट है सी। गिवन क्या दे रखा है जरा ध्यान से देखना, गिवन क्या दे रखा है जरा ध्यान से समझना। कह रहा है कि ए सी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है ना, और प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है कि ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। बहुत ध्यान से देखना, मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि इन क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है ना, काफी टीचर्स जो ऐसे हैं बिना एक्सियम के कराते हैं क्वेश्चंस। भाई यूक्लिड का क्वेश्चन है, जब तक एक्सियम नहीं इंक्लूड करोगे ना तब तक नंबर नहीं मिलेंगे। समझ में आ रही है? कोई टीचर दे रहा है तो मैं नहीं कुछ कर सकता, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं जो तुम्हें सॉल्यूशन करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 कहीं से मैच कर लेना तुम, यूट्यूब पे किसी भी ऐप से मैच कर लेना। मैं किसी भी इंस्टीट्यूट का नेम नहीं ले रहा हूँ, किसी भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का, जहां से मर्जी मैच कर लेना। अगर तुम्हें ये लेवल का सोल्यूशन मिल जाए तो कमेंट कर जाना इस वीडियो पे। समझ में आ रही है? देखो जरा इसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए सी। एक मिनट, हमें ए सी किसके इक्वल गिवन है? हमें ए सी किसके इक्वल गिवन है? बी सी के इक्वल गिवन है। ठीक है, और साथ में मुझे एक चीज बताओ, इसे क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ। साथ में मुझे एक चीज बताओ कि भाई ए सी तो ए सी के भी इक्वल गिवन होगा, सॉरी इक्वल होगा, मतलब ऑब्वियसली ए सी इक्वल है। ठीक है, मैं अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, मैं अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा? ए सी प्लस ए सी, और इधर कितना आएगा? बी सी प्लस ए सी। अब यूक्लिड का एक्सियम नंबर 1 हमें ये चीज बोलता है कि अगर दो इक्वल्स ऐड कर दिए जाएं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल होगा। समझ में आई? तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन में यूक्लिड का एक्सियम नंबर 1 लगाया है। तो फ्रॉम यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियम, सॉरी सेकंड एक्सियम, फ्रॉम यूक्लिड्स सेकंड एक्सियम, फ्रॉम यूक्लिड्स सेकंड एक्सियम, हमें वो एक्सियम पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा मत लिख के छोड़ देना कि फ्रॉम यूक्लिड सेकंड एक्सियम, बस पूरी स्टेटमेंट आएगी। हम लिखेंगे इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स
कॉमा द होल्स आर इक्वल, द होल्स आर इक्वल, ठीक है ना। सो मैंने इनको ऐड कर दिया। मुझे बताओ ए सी प्लस ए सी कितना हो जाएगा, डबल ऑफ ए सी, और ए सी और बी सी को जोड़ दूंगा तो पूरी ए बी बन जाएगी। हाँ, अब ये जो ए सी है ये इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। क्या मेरे पास प्रूव हो गया? समझ में आई? क्वेश्चन का प्रूफ भी हो गया, साथ में यूक्लिड का एक्सियम भी लग गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हल्का फुल्का सा इससे ही रिलेटेड है। वो कह रहा है कि देखो अगले वाले क्वेश्चन में ना कभी कभी टीचर ऐसे पूछ लेता है, इस वाले क्वेश्चन को कभी कभी टीचर ऐसे पूछ लेता है कि प्रूव दैट अ लाइन सेगमेंट कैन हैव ओनली वन मिड पॉइंट। समझ में आ रही है? वो कह रहा है कि देखो खाली मतलब ये पूरी इधर की कट हो जाएगी स्टेटमेंट, तुम्हारे से कह देगा कि बस प्रूफ करो कि एक लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक पहले तो फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। एक मिनट, हम एक स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो हम एक स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसका नेम रख देते हैं ए बी। और मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, ये बात तो मुझे पक्का पता है ना कि किसी भी लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट है। तो मैं क्या करूंगा, इसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करूंगा। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि भाई मान लो तुम मुझे कहने लग जाओ कि भैया मेरा घर आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं कहने लग जाऊं कि नहीं भाई 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, मैं तुम्हारी बात को गलत कह रहा हूँ जबकि मुझे पता है कि हाँ भाई 10 किलोमीटर ही है, बट मैं तुम्हारी बात नहीं मान रहा। क्यों? क्योंकि मेरी ईगो आ रही है आगे। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ तुम्हारी बात को। अब तुम क्या कहोगे मुझे कि भैया प्रूफ करो, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रूफ करूंगा। जैसे कि ये मुझे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होगा, बट मेरी ईगो आ गई, मैं कहूंगा कि नहीं भाई नहीं होगा, मैं तो कह रहा हूँ दो होंगे। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, दो मिड पॉइंट होंगे। अब वो मुझे कह रहे हैं भाई प्रूफ करो, मैं क्या करूंगा, प्रूफ करूंगा। प्रूफ करते करते एक जगह ऐसी आएगी जहां मुझे मेरी गलती रियलाइज हो जाएगी, फिर हम कहेंगे कि नहीं जी आप सही थे, माफी हम, ठीक है, हम माफी मांग लेंगे उसी स्टेप पे, और आप सही थे हम ये बोल के हम कह देंगे कि नहीं भाई आपने सही बोला था कि एक ही मिड पॉइंट है। समझ में आ रही है? अजीब सा मेथड है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, बट इंटरेस्टिंग है अगर तुम्हें समझ में आया। ठीक है, देखो कैसे कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि हम उनकी बात नहीं मानते। हम क्यों माने भाई उनकी बात? हम ये कह रहे हैं कि भाई तुम कह रहे हो एक मिड पॉइंट होगा ना जी, मैं तो नहीं मानता, मैं तो ये कह रहा हूँ दो मिड पॉइंट होंगे। एक ले लिया सी और एक ले लिया सी डैश। समझ में आ रही है? अब देखो क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले हम लिख रहे हैं लेट लाइन सेगमेंट लेट लाइन सेगमेंट ए बी हैज टू मिड पॉइंट्स, टू मिड पॉइंट्स सी एंड सी डैश। दो मिड पॉइंट्स हैं, कौन कौन से? सी और सी डैश। अब ध्यान से देखना, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ पहले तो बीच में। ठीक है, हम क्या करेंगे, ध्यान से देखता रहो। कंसिडरिंग कंसिडरिंग सी एज मिड पॉइंट, अगर मान लो सी मिड पॉइंट है, ठीक है, अब एक बार में एक ही तो मिड पॉइंट लूंगा ना, तो कंसिडरिंग सी इज मिड पॉइंट। तो अगर सी मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है कि ए सी किसके इक्वल हो जाएगी, बी सी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ऑल्सो ए सी तो ए सी के भी इक्वल है। ठीक है, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लो। अब ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ना, ये सेम वही चल रहा है जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में करा है। अब क्या करा था मैंने पिछले क्वेश्चन में, दोनों इक्वेशंस को ऐड करा था, है ना। तो देखो और कैसे करा था, यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियम लगा के करा था, सॉरी यूक्लिड का सेकंड एक्सियम लगा के करा था। फ्रॉम यूक्लिड सेकंड एक्सियम, फ्रॉम यूक्लिड सेकंड एक्सियम, क्या है सेकंड एक्सियम में, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, if equals are added to equals comma the wholes are equal, the wholes are equal. So on adding equation 1 and 2 comma we get, देखो दोनों इक्वेशंस को ऐड करके कितना आएगा, ए सी प्लस ए सी इक्वल्स टू बी सी प्लस ए सी। तो यह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए सी इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, ए बी। कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो ए सी कितनी आ गई, हाफ ऑफ ए बी। इतना काम तो हम पहले भी करके आए थे, इतना काम तो हम पहले भी करके आए थे, तो इस पे रेड कलर का एक बॉक्स बना देंगे। ठीक है, तो इसे हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर लेट से 3। क्या चीज समझ आई? यही सेम काम मैं दोबारा करूंगा, अब सी डैश को मिड पॉइंट लेके। तो मैं लिखूंगा कंसिडरिंग
सी डैश एज मिड पॉइंट। अगर सी डैश मिड पॉइंट है तो इसका ये मतलब है कि ए से लेके सी डैश तक इक्वल होगा बी से लेके सी डैश तक के, ठीक है ना। और बाकी वही सेम चीज की ए सी डैश इक्वल्स टू ए सी डैश, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं लेते, कुछ और ले लेते हैं। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, ये इतना जो पोर्शन है, एक मिनट, इतना जो पोर्शन है ये सेम कॉपी हुआ यहाँ पे, ठीक है, सेम एक्सियम लगेगी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन एडिंग सो ऑन एडिंग इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 एंड 5 कॉमा वी गेट ए सी डैश प्लस ए सी डैश इक्वल्स टू बी सी डैश प्लस ए सी डैश। मुझे एक चीज़ बताओ, ये तो हो जाएगा ट्वाइस ए सी डैश, ये कितना आएगा जरा ध्यान से समझना फिगर में से। वो कह रहा है बी से लेके सी डैश तक, बी से लेके सी डैश तक कितना हो गया फिगर में देखो, और प्लस ए से लेके सी डैश तक, तो इन दोनों को भी ऐड करके पूरी की पूरी ए भी आ जाएगी, समझ लो। इन दोनों को भी ऐड करके क्या आ जाएगी हमारे पास, पूरी की पूरी ए भी आ जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से देखना कितना आएगा यहाँ पे, ध्यान से देखना कितना आएगा यहाँ पे ए बी, ठीक है। तो ये 2 नीचे चला जाएगा, तो ए सी डैश कितना आ गया, हाफ ऑफ ए बी। इस पे भी हम एक रेड कलर का बॉक्स बना देते हैं। अब यहाँ पे आएगा, इसे ले लेंगे इक्वेशन नंबर 6। अब मुझे एक चीज बताओ, इक्वेशन नंबर 3, ये जो 2 रेड कलर के बॉक्स बने हैं, यहाँ पे मैं लगाऊंगा यूक्लिड का एक्सियम नंबर 7। और वो ये कह रहा था कि अगर दो अलग अलग चीजें, अलग अलग कौन सी, ए सी और ए सी डैश, दो अलग अलग चीजें इज इक्वल टू हाफ ऑफ सेम थिंग्स। देखो ए बी दोनों में कॉमन है और ए बी का हाफ हुआ हुआ है, तो वो कह रहा है कि अगर दो अलग अलग चीजें किसी सेम चीज के हाफ के इक्वल हो तो वो दोनों चीजें आपस में भी इक्वल होती है, यानी कि ए सी और ए सी डैश आपस में क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे देखो जरा जल्दी से, इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रॉम यूक्लिड सेवेंथ एक्सियम, हम यहाँ पे यूक्लिड का एक्सियम नंबर 7 लगा रहे हैं। फ्रॉम यूक्लिड सेवेंथ एक्सियम, सेवेंथ एक्सियम क्या कहता है, थिंग्स थिंग्स विच आर थिंग्स विच आर halves of the same things which are halves of the same things are equal to वन अनदर, ठीक है ना, आर इक्वल टू वन अनदर। इसका ये मतलब हुआ कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 6 हमारे पास ए सी किसके इक्वल आ जाएगी, ए सी डैश के इक्वल आ जाएगी। क्या एक चीज़ तुम्हें अब तक समझ आई, तो यहाँ पे भी एक रेड कलर का बॉक्स बना दो। अब तुम्हें ध्यान हो, मैं स्टार्टिंग में क्या कह रहा था तुम्हें कि हमारा क्या चल रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। उन्होंने मुझे ये चीज बोली थी कि भाई एक एक लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट है, बट मेरी ईगो आगे आ गई थी, मैं कहूंगी मैं क्यों मान लूं तुम्हारी बात, मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं भाई 2 मिड पॉइंट होंगे। अब वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप कह रहे हो 2 मिड पॉइंट होंगे तो चलो प्रूफ कर दो। अब मुझे पता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, बट क्योंकि मेरी ईगो सामने आ रही है तो मैं अपनी गलती नहीं मानने का, मैं कहूंगा ठीक है जी मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ आपको। अब होगा क्या कि एक ऐसा स्टेप आएगा जहां पे मैं गलत होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ऑब्वियसली मैं गलत हूँ, तो ये वो स्टेप है, ये वो स्टेप है जहां मुझे रियलाइज हो गया कि नहीं भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने अपने हथियार डाल दिए। क्यों ऐसा हुआ जरा ध्यान से समझना, ये कह रहा है कि ए सी इज इक्वल टू ए सी डैश। जरा फिगर में ध्यान से देखो, ए से लेके सी डैश तक की जो लेंथ है, क्या वो ए सी के इक्वल है क्या, नहीं भैया वो तो बड़ी नजर आ रही है, ए से लेके सी डैश तक ए सी से बड़ा है, तो क्या ये इक्वल हो सकता है क्या, नहीं। और ये चीज हुई क्यों, ये इक्वेशन गलत आई क्यों, क्योंकि मैंने अपनी ईगो में आके 2 मिड पॉइंट मान लिए थे। इसका मतलब है कि जो मैंने बात बोली थी ना वो गलत है। अब हम माफी मांग लेंगे, अब हम ये कहेंगे कि भाई नहीं भाई जो आप कह रहे थे कि ये जो 2 अलग अलग पॉइंट हैं, ये एक्चुअली में 2 अलग अलग पॉइंट है ही नहीं, एक ही पॉइंट है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि नहीं भाई आप सही थे, हम माफी मांग रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम माफी मांग रहे हैं, ध्यान से देखना किस तरीके से करेंगे। हम लिखेंगे सो बट दिस कैन but this can only be possible when points C and C dash coincides, ठीक है, which contradicts which contradicts our assumption,
ठीक है, मतलब हमारी जो बात थी वो गलत है। सो आवर assumption इज रॉन्ग, so our assumption is wrong, hence a line segment can have only one midpoint। क्या ये चीज़ तुम्हें समझ में आई? और ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, पूरे यूक्लिड का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ रही है? 3 से 4 नंबर में आता है, तो इसलिए जैसे कराया है ना एग्जैक्टली वैसे ही एग्जाम में करके आना है, अपना मत बनाना कृपा करके प्लीज़, ठीक है? जैसा सॉल्यूशन तुम्हें दे रहा हूँ वही छाप के आना है सीधा, ठीक है? तुम्हें समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, बट अपनी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश मत करना, ठीक है? तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या करना है, इसमें जरा ध्यान से देखना, हमें क्या रखा है कि गिवन देखो क्या है, हमें क्या रखा है कि भाई ए सी किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है, ठीक है? मुझे प्रूफ क्या करना है, कि ए बी किसके इक्वल होनी चाहिए, सी डी के इक्वल होनी चाहिए। ध्यान से देखो फिगर में, ए से लेके सी तक और बी से लेके डी तक इक्वल है, दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है। हाँ भैया, ये बीच वाली जो वैल्यू है ना, ये कॉमन है। अगर ये मैं दोनों तरफ माइनस कर दूं तो आ जाएगा ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो बस अब मुझे पैटर्न पता चल गया, मुझे सॉल्यूशन मेरे माइंड में आ गया कि मुझे करना क्या है। तो देखो हम लिखेंगे प्रूफ, ठीक है? हम लिखेंगे प्रूफ, सबसे पहली चीज ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये हमें गिवन है, ठीक है? दूसरी चीज मुझे पता है कि भाई बी सी और बी सी आपस में इक्वल है, वही सेम कहानी चल रही है जब तक हम क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, ठीक है? तो अब मैं इन दोनों को, अब की बार मुझे ऐड नहीं करना, अब की बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब लगेगा यूक्लिड का एक्सियम नंबर, जल्दी बताओ, 3, ठीक है? फ्रॉम यहाँ पे फ्रॉम यूक्लिड्स एक्सियम 3, और वो क्या है, इफ इक्वल्स आर subtracted from equals, comma remainders are equal, क्या ये चीज तुम्हें समझ आई? ठीक है, तो यानी कि मैं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो ये ए सी माइनस बी सी इक्वल्स टू बी डी माइनस बी सी, मैंने बताया था ना, दोनों तरफ से हम बी सी माइनस कर देंगे, सीधा मेरे पास आंसर आ जाएगा ए बी इक्वल्स टू सी डी। और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। क्या ये चीज़ तुम्हें समझ में आई? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा है, ज़रा ध्यान से देखो और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 1 मार्क में कई बार आता है, कह रहा है कि एक्सियम नंबर 5, पहली बात तो हम एक्सियम नंबर 5 लिख लेते हैं। देखो एक्सियम नंबर 5 है क्या, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है? तो वो कह रहा है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो एग्जाम्स होते हैं ना, वो यूनिवर्सल ट्रूथ, स्पेशली जो एग्जाम नंबर 5 है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ इसलिए होता है क्योंकि वो सिर्फ मैथ्स में ट्रू नहीं है। कोई कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो मैथ्स में तो ट्रू होती है, बट रियल लाइफ में या और कहीं अप्लाई करके देखें तो शायद कहीं ना कहीं फॉल्स हो जाए, ठीक है? बट ये जो एग्जाम है, ये सिर्फ मैथ्स में ही ट्रू नहीं है, ये दुनिया की हर फील्ड में ट्रू है। इस वजह से इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ बोला जाता है इसे, ठीक है? तो हम लिखेंगे एक्सियम 5 इज नोन एज यूनिवर्सल ट्रूथ एज इट इज ट्रू इन ऑल फील्ड्स, कॉमन not just in the field of मैथमेटिक्स, ठीक है? इसका ये मतलब है कि भाई ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैथ्स में ट्रू है, ये हर जगह ट्रू है, समझ में आ रही है? और इसी के साथ हमारा यूक्लिड चैप्टर भी खत्म हो चुका है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करके जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर करो, ठीक है? और नेक्स्ट चैप्टर के नोटिफिकेशन मिलने के लिए अपने चैनल, इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ठीक है?